हेलो स्टूडेंट्स। पर्यटन का टॉपिक है आज जिसको हम पढ़ेंगे। तो पर्यटन में क्या है? पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जिसमें मनोरंजन या फुर्सत के क्षणों का आनंद उठाने के लिए एक उद्देश्यबद्ध योजना की जाती है। यानी कि जब हम कभी घूमने जाते हैं तो उसमें जो टारगेट होता है मनोरंजन का होता है और आनंद उठाने का होता है। इस उद्देश्य से यात्रा की जाती है। जैसे हमारी छुट्टियां पड़ गई, हम घूमने के लिए जाते हैं तो वह पर्यटन कहलाएगा। पर्यटन वर्तमान समय में विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप है जिसमें सबसे अधिक रोजगार के अवसर हैं और सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है। पर्यटन तृतीयक क्रियाकलाप का एक व्यवसाय है। इसको हम पर्यटन उद्योग के नाम से भी जानते हैं। हालांकि इसमें किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, किंतु फिर भी यह एक इंडस्ट्री के रूप में कार्य कर रहा है क्योंकि एक व्यापक क्षेत्र में यह फैला हुआ है विश्व में। पर्यटन जो उद्योग है वह अवसंरचना उद्योग को प्रभावित करता है, फुटकर व्यापार को प्रभावित करता है और शिल्प उद्योगों को भी यह पोषित कर देता है। यानी कि इसके आधार पर अनेक उद्योग चलते हैं। जैसे कहीं लोग जाते हैं तो उसके लिए सामान खरीदते हैं, घर निशानी के रूप में रखते हैं, दुकानें चलती हैं, होटल बनते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा मिलता है, गाइड होते जो समझाने के लिए होते उनको बढ़ावा मिलता है। तो एक बहुत बड़ा रोजगार सृजन करता है। कुछ प्रदेशों में रोजगार के लिए जो है वो पर्यटन जो है मौसमी होता है, यानी कि सीजन के रूप में चलता है। जैसे ओली है भारत में, जब बर्फ़ जमती है तो लोग वहाँ जाते हैं। और कुछ ऐसा होता है जो वर्ष पर्यंत चलता रहता है, यानी कि वर्ष भर चलते रहते। ऐसे स्थान भी होते हैं पर्यटन के लिए। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसे कौन से कारक होते हैं कि जो पर्यटन को कोई वर्ष भर के लिए होता है और कोई वर्ष पर्यंत होता है? तो इन पर कुछ चर्चा करते हैं। तो पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं पर्यटन तृतीयक क्रियाओं के अंतर्गत आता है और इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं जीवन स्तर, यानी कि लिंग ऑफ स्टैंडर्ड। देखिए इसमें क्या होता है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होने पर अवकाश के क्षणों में विश्राम हेतु घूमने जाते हैं, जिससे पर्यटन की मांग बढ़ती है। जबकि न्यून जीवन स्तर वाली जनसंख्या के देश में पर्यटन कम होता है क्योंकि उनका समस्त धन आवश्यकताओं की वस्तुओं के खर्च में ही चला जाता है। यानी कि जीवन स्तर का पर्यटन पर प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों का जीवन स्तर उच्च होता है, यानी कि जिनके पास उच्च स्तर होता है, तो इसका मतलब क्या है, वे अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के बाद पैसा बचा लेते हैं और वो बचे हुए पैसे का आनंद लेने के लिए वे घूमने के लिए चले जाते हैं। जबकि जिन लोगों का न्यून स्तर होता है, यानी कि वो गरीबी होती है, तो वो जो पैसा कमाते हैं उनका क्या होगा, वो तो अपनी दाल रोटी में ही लग जाता है। तो उनके पास इतना पैसा बचता ही नहीं कि वो मौज मस्ती के लिए कहीं पर जा सके। तो इसका मतलब क्या हुआ, जीवन स्तर को प्रभावित जो है वो पर्यटन करता है, या पर्यटन जीवन स्तर को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। जिन क्षेत्रों में जीवन स्तर उच्च होगा वहाँ पर वे पर्यटन को अधिक मांग करेंगे और जिन लोगों का जीवन स्तर निम्न होगा वे पर्यटन की मांग नहीं कर पाएंगे। दूसरा मुख्य कारक है परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन की सुविधाओं का पर्यटन उद्योग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अच्छी सड़कें एवं परिवहन के साधन की प्रचुरता, रेल सुविधाएं, जल एवं वायु यातायात की सुविधाएं पर्यटन को प्रभावित करता है। जिन पर्यटन क्षेत्रों में परिवहन का विकास अधिक होता है वे क्षेत्र अधिक पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जबकि इसके विपरीत उल्टा होता है। क्या, अविकसित परिवहन क्षेत्र के पर्यटन क्षेत्र कम लोगों को आकर्षित करते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है कि जिन क्षेत्रों में आवागमन के साधन बहुत अधिक हैं, या जो क्षेत्र वायु यातायात, जल यातायात, सड़क यातायात, रेल यातायात से जुड़े होते हैं, वहाँ पर परिवहन अधिक होता है। क्यों? हर समय आने जाने की सुविधाएं मिलती हैं। कभी आप आइए, कभी आप जाइए, जितना भी कम से कम समय भी मिला उसका भी हम सदुपयोग कर लेते हैं।
और यदि दूसरी ओर कहीं पर साधन ही नहीं है आने जाने के, तो वहाँ पर यातायात के कारण जो है लोग ही सोचते हैं इतना समय तो जाने में लग जाएगा यार, जाने में बड़ी परेशानी है। इस तरह की जो समस्याएं आती हैं वो पर्यटन को हतोत्साहित करती हैं, यानी कि वहाँ लोग कम जाना पसंद करते हैं। अब टॉपिक आता है पर्यटन आकर्षण, टूरिस्ट अट्रैक्शन। देखिए, इनको हम कारकों में भी ले सकते हैं, यदि ऐसा आता है तो इनको हम कारकों में भी शामिल कर सकते हैं। किंतु यदि हम इनको पर्यटन आकर्षण के लिए इसलिए टाइटल दिया गया कि कभी कभी प्रश्न पर्यटन टाइटल पे आ जाता है, तो आप तब इसी को यूज करेंगे। तो इसमें क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्र, मनोहारी भूदृश्य, राष्ट्रीय उद्यान, स्मारक, जलवायु, ऐतिहासिक स्थल एवं नगर पर्यटन के प्रमुख आकर्षण के केंद्र होते हैं। मतलब कहने का अभिप्राय है, जब ये आपने कहा कि व्यक्ति घूमने के लिए जाते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं, तो ये कुछ ऐसी चीज़ देखना चाहते हैं जिससे उनका मन प्रफुल्लित हो जाए, आनंदित हो जाए, उनको मज़ा आए, आनंद आए। तो इस चीज़ों को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं? तो चूँकि हम सबसे पहले भूगोल पढ़ रहे हैं, तो भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है जलवायु। तो जलवायु आकर्षण के जो केंद्र में सबसे मुख्य आता है पर्यटन के लिए। क्यों? क्योंकि जिन स्थानों की जलवायु सुहानी होती है वहाँ लगभग वर्ष भर लोग बाग आते जाते रहे, ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, तो उसमें ये समस्या ही नहीं रहती कब कपड़े कम ले जाने कब ज़्यादा ले जाने हैं। तो ऐसे जो है वर्ष भर चलते रहते हैं पर्यटकों को। जैसे भूमध्य सागर का तटीय क्षेत्र होता है, उष्ण होता है, कोष्ण होता है, धूप निकलती है, अच्छा सुहाना मौसम रहता है, तो वहाँ पर सदैव चलता रहता है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। अब ऐसा है कि ठंडों में कोई जाएगा तो ठंडे कोई जो क्षेत्र वाले होंगे, बहुत ज़्यादा जहाँ ठंड पड़ती होगी, वे लोग क्या करते हैं, वो वहाँ से ठंड के दिनों में दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं ताकि उनको धूप मिल सके, उनको गर्मी मिल सके और वे उसका आनंद ले सके। क्योंकि उन्हें तो हमेशा ठंड में ही रहना होता है, तो वे गर्मी वाले स्थानों पर जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे मान लें गर्मियों में रहते हैं, तो वे सोचते चलो बर्फ़ देखने जाएंगे, ठंड का आनंद लेने जाएंगे, या स्कीइंग करने जाएंगे, स्केटिंग जिसको हम कहते हैं बर्फ़ में होती है, तो उसका आनंद लेने के लिए भी जाते हैं। यानी कि जलवायु भी क्या है, एक महत्वपूर्ण कारक है पर्यटन को बढ़ाने के लिए। यानी जैसे बर्फ़ पड़ती है तो लोग अचानक पहाड़ों की ओर भागने लगते हैं, तो ये भी एक कारण है। दूसरा जो आकर्षण है वो है भूदृश्य, लैंडस्केप। यानी कि पृथ्वी जो है जो अनेकों भूदृश्यों से भरी पड़ी है, उसमें बहुत सारे भूदृश्य हैं, और जो प्रकृति प्रेमी पर्यटक होते हैं वे इन चीज़ों को बड़े गौर से निहारते हैं, जैसे झीलों को, पर्वतों को, मनोहारी भूदृश्य भूमियों को, समुद्र तटों को। ये आदि आदि क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनकी वे यात्रा करना पसंद करते हैं। जैसे आपने कक्षा 11 में पढ़ा था वी आकार घाट वैली, यू आकार वैली, प्रपात। तो इन तरह के जो झरने होते हैं उनको भी देखने के लिए भी जाते हैं, झीलों को देखने के लिए आते हैं। जैसे कश्मीर में डल झील पर जाते हैं, वुलर झील है, इसी तरह से नैनीताल में झील है। तो इस तरह की जो झीलें हैं वो देखने के लिए वो जाते हैं, उसमें नौका विहार करते हैं, कुछ और करते हैं। जैसे ऋषिकेश के पास में क्या होता है कि नौकायन करने के लिए लोग बाग जाते हैं। तो इस तरह के भी भूदृश्य होते हैं जिनके कारण पर्यटन बढ़ता है। पर्यटन का एक आकर्षण क्या है, इतिहास एवं कला। इतिहास से मतलब जो ऐतिहासिक स्थल होते हैं, और कला जो उसमें कलाकृतियाँ बनाई गई हैं उनसे। तो कुछ पर्यटक ऐसे होते हैं जो अध्ययन करने के लिए आते हैं, कोई शोध करने के लिए आते हैं, वो देखने के लिए आते हैं इसकी कलाकृति कैसी है, इसकी शैली कैसी है। कुछ ऐसे होते हैं जो ऐतिहासिक पता है कि उसका महल इतना है, धरोहर हैं कुछ, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये धरोहर हैं। जैसे मान लिया कुतुब मीनार, ऐसी प्राचीन किलों को देखने आते हैं, जैसे लाल किला है। कुछ सुंदर नगर बने हुए हैं उनको देखने आते हैं, कुछ राजाओं के महलों को देखने आते हैं, कुछ धार्मिक स्थलों को, मंदिर मस्जिद गिरजों को देखने के लिए आते हैं। तो इस तरह के जो भूदृश्य कहलाते, वो जो पर्यटन कहलाते हैं, वो ऐतिहासिक एवं कला से संबंधित होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस देश में जितने ऐतिहासिक और कलाकृति के भवन होंगे वहाँ पर पर्यटन उतना ही अधिक होगा। और जिन देशों में ऐसे ऐतिहासिक इमारतें, चाहे किले,
चाहे महल, चाहे कोई और ऐतिहासिक धरोहर है, वो कम होंगी, वहाँ पर पर्यटन कम होगा। अगला पॉइंट आता है संस्कृति और अर्थव्यवस्था, कल्चर एंड इकोनॉमी। अभी देखिए कल्चर और इकोनॉमी में क्या आता है। संस्कृति होती है कुछ लोगों की, अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, इसको हम संस्कृति कहते हैं। अलग अलग पहनावा होता है, कुछ मानव की रीति रिवाज होते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं होती है, जैसे मान लिया लोगों में, शहरों में के लोग हैं उनके पास पैसा अधिक हो जाता है, तो ग्रामीण क्षेत्र के में गरीबी अधिक होती है, तो उसके कारण वो सोचते हैं कि चलो हम गांव को देखेंगे। तो कुछ क्षेत्र अब ऐसे भी हो गए हैं जहां लोग गांव में घूमने के लिए जाते हैं और उन गांवों में पेइंग गेस्ट की तरह से रहते हैं, उनके पास रहने की सुविधा था, खाना पीना उनके लिए वो रोजगार अवसर करा देते हैं। तो उनको घूमते हो, देखते हो कैसे शादी होती है इनकी, कैसे मान लिया कोई बच्चा होता है, मुंडन संस्कार होता है, कुछ इस तरह के, कुछ खेती कैसे होती है, कैसे पशुओं को पालते हैं, ये सब अध्ययन के लिए जाते हैं। तो संस्कृति और अर्थव्यवस्था होती है। खासतौर से फॉरेनर जो होते हैं वे विदेशों से भारत में आकर ऐसे गाँवों में देख रहे हैं। तो इसमें हम क्या कहेंगे, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है कैसे पर्यटन का आकर्षण बनता है। कुछ लोग स्थानीय संस्कृति, मानव जातीय रीतियों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पसंद करते हैं। ऐसे पर्यटन में घरों में रुकना पड़ता है, यानी कि घरों में रुकना पड़ता है, होटल नहीं मिलते वहाँ, घरों में रुकते हैं। यह सस्ता एवं लाभदायक व्यवसाय है, दोनों के लिए ठीक है। उनके लिए तो सस्ता इसलिए कि होटल महंगे होते हैं, घरों में रुक जाते हैं तो कम में काम हो जाता है। और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाभदायक इसलिए होता है कि वे क्या करते हैं, उनको लाभ हो जाता है, उनको रोजगार मिल जाता है। जैसे गोवा में बना हुआ हेरिटेज होम्स, गोवा के जो क्षेत्र हैं उनमें हेरिटेज होम्स बने हुए हैं इसी तरह के। ऐसे कर्नाटका में बने मेडिकरी और कुर्ग, तो ये भी एक आकर्षण का केंद्र होता है। इस तरह के लोग भी, जहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं होती है संस्कृति को पहचानने की, ठहरने की, रखने की, देखने की, या जिनकी संस्कृति, जिस देश में संस्कृति में विविधता होगी, तो वहाँ पर्यटन क्या होगा, अधिक होगा, कम होगा। भाई जहाँ ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा लोग देखने के लिए आएंगे, और जहाँ होगी नहीं, संस्कृति एक ही होगी, तो उस एक जगह देख के फिर उसको घूमना नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से आपका ये पर्यटन का टॉपिक समाप्त हो रहा है। अब इसमें हम एक प्रश्न देख लेते हैं। मान लिया मल्टी MCQ क्वेश्चन आता है, इसमें बड़ा भी आ सकता है। पर्यटन क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और ये भी आ सकता है यदि 5 नंबर में आएगा तो तब आकर्षण को आप इसी में लिखेंगे। और यदि ये आ जाए कि पर्यटन के आकर्षण के केंद्र क्या क्या हैं, तो आपको इसे में लिख देना है। परिभाषा छोटी सी एक सभी में दे देनी है आपको, जिससे पर्यटन का स्पष्ट क्लियर हो जाए। एक MCQ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अभी आपके पूरे सेवा सेक्टर समाप्त हो चुका है, तो इसमें आप ले सकते हैं कि जैसे सेवा सेक्टर के अंतर्गत निम्न में से कौन सी गतिविधि नहीं आती है। जैसे हमने ले लिया द्वितीयक व्यवसाय A, B होगा प्राथमिक व्यवसाय, C होगा चतुर्थ क्रियाकलाप, और D हो गया पंचम क्रियाकलाप। तो आपको पढ़ाई है कि आपने उसमें कौन कौन से पढ़े, तो आप देखिए इसको और उत्तर लिखिए। तो ये टॉपिक इसका समाप्त हुआ। अब इसके अलावा कुछ 2 टॉपिक छोटे छोटे पर्यटन के अलावा कुछ डेफिनेशन हैं, उन पर चर्चा करेंगे। जैसे एक डेफिनेशन आती है होम शोरिंग। होम शोरिंग क्या होता है? होम शोरिंग ऐसा होता है कि जैसे कोई कर्मचारी किसी फैक्ट्री में लगा हुआ है, जैसे मान लिया किसी भी कोई एक कंपनी ले लेते हैं, जैसे हमारे पास में इंडियन ऑयल है, इंडियन ऑयल में कोई कंपनी में लगा हुआ है एक व्यक्ति, और वह इंडियन ऑयल कंपनी में न आकर घर से ही कार्य करता है। और कार्य कैसे मिलता है उसको? इंटरनेट के माध्यम से मिलेगा, सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिलेगा, या जो है कॉल के माध्यम से मिल जाएगा उसको काम को पूरा करेगा और नेट पर ही वो भेज देगा। या जिस तरह से हम अब कह सकते हैं आजकल ऑनलाइन पढ़ाई, और आप अपने घर पर हैं और हम अपने स्थान पर हैं, तो ये जो काम हो रहा है वो सब उसके माध्यम से हो रहा है। यानी कि जब घर पर ही बैठकर, अब इसको समझ लेते कैसे है, आप समझ गए होंगे। जब एक कर्मचारी कंपनी के मुख्यालय पर न रहकर
अपने घर से कार्य संपादित करता है तो वह होम शोरिंग कहलाता है। देखो नाम से ही स्पष्ट है, होम और शोरिंग मीन्स काम। तो घर पर काम जो करता है, यानी कि घर पर रहकर काम करता है, यानी कि उसको दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वह होम शोरिंग कहलाता है। अब दूसरी बात आती है अंकीय विभाजक। ये भी एक महत्वपूर्ण है और अक्सर आता रहता है एक अंक में। इसमें क्या होता है कि हमारा जो पूरा विश्व है वो दो भागों में मुश्किल बटा हुआ है, एक विकसित देश और दूसरे विकासशील देश। तो विकसित देश जो है अपने देश के नागरिकों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से जुड़े जो सुविधाएं होती हैं वो अतिशीघ्र प्रदान कर देते हैं और सभी जगह कर देते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ भी उनके नागरिक रह रहे हैं। यानी कि सूचना और संचार से प्रौद्योगिकी जैसे इंटरनेट है, मोबाइल कनेक्टिविटी है और जो बहुत सारी सुविधाएं वो तो विकसित देश तो तुरंत दे देते हैं अपने नागरिकों को, जबकि विकासशील देशों के पास संसाधन नहीं होते हैं और वे अपने जो नागरिक होते हैं उनको ये प्रोवाइड नहीं करवा पाते या देर से करा पाते हैं। तो ये जिनके बीच में जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अंतर होता है वो अंकीय विभाजक कहलाता है। वो क्या कहलाता? अंकीय विभाजक। इसी तरीके से एक देश में भी हो जाता है किसी में, जैसे भारत जैसे देश में ही है कि जो महानगर हैं, बड़े बड़े नगर हैं, वहाँ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विकसित होती है। वहाँ पर आपको 5G 4G 5G तो खैर अभी नहीं चला है, 4G कनेक्टिविटी मिल जाएगी। किंतु एक जो दूर का गांव है तो वहाँ आप लोगों ने देखा होगा फ़ोन के लिए इधर उधर कभी करना पड़ता है, कभी कोने में जाते हैं, बहुत सी जगह तो होता ही नहीं है। तो ये जो अंतर है कि कहीं पर तो बहुत अच्छी क्वालिटी है सूचना प्रौद्योगिकी की और कहीं पर नहीं होती है, ये जो डिफरेंस है यही अंकीय विभाजक कहलाता है, डिजिटल डिवाइड। ये क्या कहलाता है? डिजिटल डिवाइड। तीसरी है चिकित्सा पर्यटन। चिकित्सा पर्यटन क्या होता है? चिकित्सा पर्यटन वह यात्रा है जिसमें रोगी अपने उपचार के लिए किसी दूसरे देश में जाता है और उस देश में जाकर अपना उपचार करता है। देखो जैसे हमने पर्यटन को लिखा था बिल्कुल वही परिभाषा है, किंतु चिकित्सा किसके लिए होती है? बीमार के लिए। तो इसमें यही लिखना है। उसमें हमने लिखा था पर्यटन वह यात्रा है, इसमें हम क्या लिख लेंगे? चिकित्सा पर्यटन वह यात्रा है जिसमें वहाँ कोई व्यक्ति था, यहाँ क्या होगा? रोगी हो गया। रोगी अपने उपचार, अब पर्यटन तो देश के अंदर भी हो सकता है, देश के बाहर भी हो सकता है, किंतु चिकित्सा पर्यटन देश से बाहर के लिए माना जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? चिकित्सा पर्यटन वह यात्रा है जिसमें रोगी अपने उपचार के लिए किसी दूसरे देश में चला जाता है और उस देश में जाकर उपचार करता है, इलाज कराता है। इलाज के कई कारण हो सकते हैं, या तो उसके देश में वो सुविधा ना हो उस बीमारी की, या ऐसा होता है कि उस देश में वो इलाज महंगा हो रहा हो। जैसे आजकल भारत की स्थिति बन रही है, अमेरिका से 2005 में 55,000 लोग भारत में इलाज कराने के लिए आए। क्यों? क्योंकि भारत का इलाज उनके अपेक्षा सस्ता है और भारत तीसरी दुनिया के देशों में प्रथम स्थान बनाया हुआ है। 6 देश हैं जिनको बहुत अधिक आमदनी होती है और ऐसा बताया गया है वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा कि 2015 में 3 अरब अमेरिकी डॉलर की जो है चिकित्सा पर्यटन से भारत को आमदनी हुई है। और 2020 में जो ये अब चल रहा है इसमें लगभग 9 अरब अमेरिकी डॉलर की आमदनी होने की कल्पना की गई है कि चिकित्सा पर्यटन से होगा। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका में और पश्चिमी यूरोप के देशों में या पश्चिमी देशों में जो इलाज 100 रुपये में होता है वह भारत में मुश्किल से 50 रुपये में 60 रुपये में हो जाता है। तो उनका आना जाना भी बच जाता है, घूमने भी आ जाते हैं, घूमना भी हो जाता है और चिकित्सा पर्यटन भी हो जाता है। तो जो लोग भारत से घूमने के लिए वहाँ जाते थे पैसे देने के लिए, अब अमेरिका और अन्य देशों के लोग भारत में आने लगे हैं। तो ये जो इलाज कराने के लिए आ रहे हैं वो चिकित्सा पर्यटन होता है। धन्यवाद। आज ये पाठ 7 तृतीय क्रियाएं एवं चतुर्थ क्रियाकलाप का चैप्टर पूर्ण हुआ। धन्यवाद।